The Doll's House. Short story by Catherine Mansfield. गुड़िया घर। एक माह का वक्फा गुजारकर मिसेज हे जब इज़ाबेल के घर से वापस शहर लौटी तो वहाँ से उन्होंने बच्चों के लिए एक गुड़िया घर भेजा। ये इतना बड़ा था कि गाड़ी बान और पीट दोनों मिलकर इसे आंगन में उठा लाए थे और बेडरूम के बाहर लकड़ी के दो बक्सों के सहारे बहिफाजत खड़ा किया था। यह गर्मी के दिन थे। गुड़िया घर की ताज़ा ताज़ा रंगाई हुई थी और उससे नाखुशगवार बू उठ रही थी। यही वजह थी कि उसे बाहर ही छोड़ा गया था। बेरिल चची के ख्याल में तो यह महक किसी अच्छे भले आदमी को बीमार कर देने के लिए काफ़ी थी। बड़ा खूबसूरत था धानी रंग का यह गुड़िया घर। छत पर दो चिमनियाँ निकली हुई थीं, एक लाल एक सफ़ेद। पीले रंग के किवाड़ जैसे किसी टॉफ़ी के दो टुकड़े। सचमुच लगने वाली चार खिड़कियां जिनके पट पर हरे रंग की धारियां बनी हुई थीं। पीले रंग का ही एक छोटा सा पोर्च जिसके किनारे पर पेंट के जमे हुए कतरे जैसे झूला झूल रहे हों। और इन सब के दरमियान खुशी और हैरत भरी मिली जुली आवाज़ें। यह घर बड़े कमाल का था। अब इसकी नागवार बू के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। यह खुशी और नएपन का हिस्सा बन चुकी थी। अरे कोई इसको खोलो। किनारे का हुक बहुत बहुत सख्ती से बंद था। पीठ को अपने कलम तराश से इसे खोलने का शर्फ हासिल हुआ। हुक खुलते ही घर का अगला हिस्सा धीरे धीरे पीछे खिसक गया। सारी आंखें हैरानी से गुड़िया घर के अंदर बने एक डाइनिंग रूम, एक किचन और दो बेडरूम को देखने लगी। तो इस घर को खोलने का ये तरीक़ा है। काश हमारे घर भी इसी तरह खुला करें। बच्चों को अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। दरवाजे के शिगाफ से अंदर बने छोटे से हॉल को देखना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। हॉल में टोपी लटकाने के लिए खूंटी थी और करीब ही दो छतरियां लटकी हुई थीं। बहुत शानदार था ये। एक ऐसी चीज़ जिसे बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। सभी कमरे रंगीन कागज़ के झालरों से सजे थे। दीवारों पर नक्श निगार के बेहतरीन नमूने थे। किचन के अलावा हर जगह सुर्ख कालीन खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। ड्राइंग रूम में सब्ज कुर्सियां, मेज़ और चारपाई, एक पालना, एक स्टोव, चंद बर्तन और एक जग। मगर इज़ाबेल की छोटी बहन केजिया को सबसे ज़्यादा जो चीज़ भा रही थी वो एक छोटा सा लैंप था जो डाइनिंग रूम की मेज़ के ठीक बीच में रखा हुआ था। भले ही आप उसे जला नहीं सकते मगर उसके पेंदे में तेल जैसा कोई सयाल मौजूद था। गुड़िया और गुड्डा दोनों ड्राइंग रूम में इस तरह पांव पसार कर आराम कर रहे थे जैसे बहुत थक गए हों। उनके दो बच्चे ऊपरी मंजिल में गहरी नींद सो रहे थे। मकीन मकान की मुनासिबत से बड़े लगते थे मगर लैंप बिल्कुल मुनासिब था। केजिया को तो एक दफ़ा ऐसा लगा जैसे वो छोटा सा लैंप कह रहा हो, देखो मैं तो यहाँ रहता हूँ। अगली सुबह वो सब भागम भाग स्कूल के लिए रवाना हो गईं। स्कूल की घंटी बजने से पहले ही इज़ाबेल, लोटी और केजिया अपने अपने दोस्तों को इस काबिल फ़ख्र गुड़िया घर के बारे में बोलने को बेताब थीं। सबसे पहले मैं बोलूँगी, इज़ाबेल बोली, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। तुम दोनों बाद में बोलना, पहले मैं ही बोलूँगी। कोई जवाब नहीं आया। इज़ाबेल बॉस थी, इसलिए उसकी हर बात ठीक मानी जाती थी। केजिया और लोटी सोच रही थीं कि बड़े होने के बड़े फ़ायदे हैं। तीनों सड़क के किनारे उगे हुए प्याली नुमा फूल तोड़ते हुए चुपचाप आगे बढ़ती रहीं। केजिया को याद आया कि मम्मी ने इजाज़त दी है कि वो गुड़िया घर को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ला सकती हैं, मगर एक बार दो से ज़्यादा नहीं। और आने वाली दो लड़कियां खामोशी से इस गुड़िया घर को सिर्फ देखेंगी, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यह ख्याल आते ही केजिया बोल पड़ी, मगर यह फैसला मैं करूंगी कि आज कौन सी दो सहेलियां अपने यहाँ गुड़िया घर को देखने आएंगी। मगर जैसे ही वह स्कूल पहुंची घंटी बज गई और उन्हें जल्दी से हाजिरी वाले कतार में खड़ा होना पड़ा। फिर भी इज़ाबेल ने पुरस्रार लहजे में अपने साथ वाली लड़कियों से सरगोशी की, लंच के वक्त मैं तुम्हें एक ख़ास बात बताने वाली हूँ। लंच के वक्फे में इज़ाबेल ने फ़ख्र आमेज़ लहजे में जब गुड़िया घर की खसूसियात बताईं तो हर लड़की खुद को इज़ाबेल की अजीज़ तरीन सहेली साबित करने पर तुली हुई थी। हर लड़की इज़ाबेल को गले से लगाने के लिए झगड़ने तक को तैयार थी
स्कूल में पढ़ने वाली सारी लड़कियां इज़ाबील के पास थीं, मगर हमेशा की तरह दो लड़कियां इस ग्रुप से दूर खड़ी थीं। वो जानती थीं कि अगर वो करीब आईं तो उनकी सख्त बेइज्जती की जाएगी। बात दरअसल ये थी कि यह स्कूल औसत दर्जे का था। कुछ वालिदैन के पास अगर कोई दूसरा चारा होता तो वो अपनी बच्चियों को किसी कीमत पर यहाँ नहीं पढ़ाते, मगर क्या करें, मीलों तक कोई दूसरा स्कूल था ही नहीं। नतीजतन जज, डॉक्टर, दुकानदार, ग्वालों और आम लोगों के बच्चों के साथ सबों को घुलना मिलना पड़ता था। वैसे सब बच्चियां एक ही तरह की थीं, बदतहजीब, गुस्ताख, चटपटी बातें करने वाली, खिलंडरी, मगर कहीं न कहीं उनको तकसीम करने वाली एक लकीर ज़रूर खींची हुई थी, जैसे लिल केल्वी और एलिस केल्वी के लिए। बहुत से बच्चों को तो उनके वालिदैन ने इन दो बहनों से बात तक करने से मना किया हुआ था। सभी तालिब इल्म बशमूल इज़ाबील, लोटी और केजिया जब उनके पास से गुजरती तो उनकी गर्दनें तनी हुई रहतीं, हर मामले में फैशन झाड़ने की कोशिश करतीं। लिल और एलिस से सब परहेज़ करते थे, यहाँ तक कि टीचर्स भी उनके लिए एक अलग लहजा रखते, जबकि दूसरे तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए एक ख़ास मुस्कुराहट। बदनसीब लिल रोज़ाना अपनी डेस्क पर मुरझाए हुए फूलों के एक गुलदस्ते के साथ नज़र आती। उसकी माँ एक खस्ता हाल धोबन थी, जो घर घर जाकर कपड़े जमा करती थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, मगर लिल और एलिस का बाप केल्वी कहाँ था, आज तक किसी को मालूम नहीं हो पाया। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो जेल में है। इस तरह लिल और एलिस धोबन और सज़ा याफ्ता मुजरिम वालिदैन की औलाद करार पाईं। दूसरे बच्चे खुशगप्पियों में मसरूफ़ रहते और ये दोनों दूर से सिर्फ देखा करतीं। ये समझना काफ़ी दुश्वार था कि उनकी माँ ने उन्हें इतना मज़हक़ा खेज़ क्यों बना रखा है। उनके लिबास उनके उन कपड़ों के बने होते जो उनकी माँ को किसी हवेली की तरफ से आता होते, जैसे मोटी तगड़ी लिल जिसके गाल पर बड़े लहसन थे। इस कपड़े में स्कूल आती थी, जो कभी इज़ाबील के घर में मेज़ पोश थे। उसकी टोपी कभी मिस लेकी की मिल्कियत थी, जो लिल की पूरी पेशानी को ढके रहती। लिल इस यूनिफॉर्म में कितनी छोटी नज़र आती। उसकी छोटी बहन एलिस एक सफ़ेद सा कपड़ा पहनती जो नाइट गाउन की तरह लगता था, और उसके जूते तो लड़कों के थे। वैसे अगर एलिस कुछ और भी पहनती तो भी अजीब नज़र आती। घने बालों और गैर मामूली तौर पर बड़ी बड़ी आंखों वाली एलिस, कभी उसे किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, यहाँ तक कि शायद ही वो कभी बोली हो। उसकी ज़िंदगी तो जैसे लिल के स्कर्ट के सहारे गुजर रही थी। लिल जहाँ कहीं जाती, एलिस उसका स्कर्ट पकड़े हुए नज़र आती। खेल के मैदान में, स्कूल आने या वापस जाने में, हर जगह बिल्कुल वही अंदाज़। हाँ, जब एलिस को कोई ज़रूरत महसूस होती या उसकी सांस फूल जाती तो वो अपनी बहन को सिर्फ एक झटका देती। दोनों बहनें कभी एक दूसरे के जज्बात को समझने में नाकाम नहीं हुईं। उस वक्त वो दूर दूर टहल रही थीं, आप कम से कम उन्हें कुछ सुनने से तो रोक नहीं सकते। जब मजलिस में शामिल छोटी लड़कियां उनकी तरफ मुड़ीं और हकारत से देखा तो हमेशा की तरह लिल अहमकाना अंदाज में मुस्कुराई, मगर एलिस चुपचाप उन्हें देखती रही। इधर इज़ाबील की फ़ख्र आमेज़ आवाज़ जारी रही, कालीन तो ज़बरदस्त हैजान पैदा करते हैं, और उसी तरह लाल चादर से ढका बिस्तर भी, और दरवाज़ा लगा चूल्हा, उसका तो कहना ही क्या। इज़ाबेल, तुम तो लैंप को भूल ही गईं। केजिया ने मुदाखलत ज़रूरी समझी। अरे हाँ, वो छोटा सा लैंप, पीले शीशे और सफ़ेद पेंदी वाला, डाइनिंग रूम की मेज़ के ठीक बीच में रखा है। तुम लोग इसे झूठा नहीं कह सकती, बिल्कुल असली लगता है। लैंप सबसे अच्छा है, केजिया चिल्ला उठी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इज़ाबील लैंप की तारीफ में कंजूसी कर रही हो। केजिया की बात पर किसी ने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। इज़ाबील को अब उन दो लड़कियों को चुनना था जो आज दोपहर में उसके साथ गुड़ियाघर देखने को चलती। उसने एमी कोल और लीना लोगन को चुना। दूसरों ने जब यह सुना कि सबको बारी बारी मौका मिलने वाला है तो सब इतनी खुश हुई कि ये के बाद दिगरे सब ने अपने बाजुओं से इज़ाबील की कमर को पकड़ा। सबों के पास कहने के लिए एक राज की बात थी, इज़ाबील मेरी दोस्त है। लिल और एलिस भूली हुई चीज़ों की तरह दूर खड़ी रहीं कि उनके पास न कुछ कहने के लिए था और न सुनने के लिए। दिन गुजरते रहे। जितने लोगों ने इस गुड़ियाघर को देखा उसकी शोहरत फैलाते रहे। हर तरफ एक ही बाज़गश्त थी कि क्या तुमने गुड़ियाघर देखा है ना यह प्यारा? ओह, अभी तक नहीं देखा। लंच के वक्फे में हर दिन यही तस्करा होता।
लड़कियां सनोवर के पेड़ के नीचे बैठतीं, मक्खन लगा केक और बकरे के गोश्त से बना हुआ सैंडविच खातीं, और लिल और एलिस जितना करीब आ सकती थीं बैठ जातीं और लड़कियों की बातें सुना करतीं। दोनों बहनें जाम लगा हुआ सैंडविच खातीं, जो आमतौर पर एक मुड़े तुड़े अखबार में लिपटा होता। एक दिन कीजिया अपनी माँ से बोल पड़ी, मम्मी, क्या मैं लिल और एलिस को एक बार बुलाऊं? कतई नहीं कीजिया। मगर क्यों नहीं? दफ़ा हो जाओ। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि क्यों नहीं। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब लिल और एलिस के अलावा कोई नहीं बचा जिसने गुड़िया घर न देखा हो। उस दिन ऐसा लगा जैसे यह मामला ठंडा पड़ गया हो। यह लंच का वक्फा था और लड़कियों को तफरीह के लिए कुछ तो चाहिए था ही। अचानक सबकी निगाह लिल की तरफ गई, जो हमेशा की तरह बिरादरी से बाहर बैठकर अपना खाना खा रही थी। एमिकोल फुसफुसाई, लिल बड़ी होकर नौकरानी बनने वाली है। ओह, कितना दहशतनाक! इजाबिल एमी की तरफ आंखें नचाकर बोली। एमी ने ठीक उसी तरह सर हिलाकर अफसोस का इजहार किया जैसे उसकी माँ इन मौक़ों पर किया करती थी। हाँ, यह सच है, बिल्कुल सच। तब लीना लोगन की छोटी सी आंखें चमकी। क्या मैं उससे पूछूं? मैं शर्त लगाती हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, जैसी मैंने कहा। देख लेना। यह कहकर वो धीमी आवाज़ में चीखी और दूसरी लड़कियों के सामने नाचने लगी। धीरे धीरे वो लिल और एलिस की तरफ बढ़ी। लिल ने जैसे ही उसे आते देखा, झटपट अपना खाना अखबार में लपेट लिया। एलिस ने चबाने का काम रोक दिया, जाने क्या होने वाला था। क्या यह सच है लिल कि तुम बड़ी होकर नौकरानी बनोगी? लीना ने चिल्लाकर पूछा। गहरा सकूत। जवाब देने की बजाय लिल फिर अहमकाना अंदाज में मुस्कुराई। ऐसा लगा जैसे इस सवाल को वो कोई अहमियत ही नहीं दे रही थी। लीना कुछ ठगी सी दिखाई दी। उसने अपना हाथ कूल्हों पर रखा और नफरत से फुनकारते हुए चिल्लाई, तुम्हारा बाप जेल में है क्या? दूसरी लड़कियों के लिए बात काफ़ी शानदार रही। वो सब पता नहीं किस जज्बे के तहत उछलने कूदने लगी। आम दिनों के मुकाबले में वो सब अचानक बहुत ज़्यादा खुश नज़र आने लगीं, जैसे उन लोगों ने आज कोई बड़ा कारनामा कर दिखाया हो। उस दिन छुट्टी से कुछ पहले ही पीट बग्घी लेकर स्कूल पहुंचा। इज़ाबेल, लोटी और केजिया को वापस घर ले गया क्योंकि वहाँ कुछ मेहमान आ गए थे। घर पहुंचकर इज़ाबेल और लोटी, जिनको मेहमानों से मिलना जुलना अच्छा लगता था, ऊपर चली गईं, मगर केजिया बाहर ही बैठी रह गई। आसपास कोई नहीं था, इसलिए वो आंगन के सफ़ेद गेट पर झूला झूलने लगी। उसने सड़क की जानिब देखा। दो नुक्ते धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने पहचान लिया कि वो लिल और एलिस थीं। केजिया ने झूला झूलना बंद कर दिया और हिचकिचाते हुए उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ी। हेलो, उसने करीब से गुजरती लिल से कहा। दोनों हैरत ज़दा रह गईं, मगर धीरे धीरे लिल के होंठों पर वही अहमकाना मुस्कुराहट आ गई। एलिस चुपचाप केजिया को निहारती रही। अगर तुम चाहो तो हमारे यहाँ चलकर गुड़िया घर देख सकती हो, केजिया पैर के अंगूठे को नचाते हुए बोली। लिल ने फौरन इनकार में सर हिलाया। क्यों नहीं? केजिया ने पूछा। लिल तकरीबन हाँफते हुए बोली, क्योंकि तुम्हारी माँ ने हम लोगों की माँ से कहा है कि हमें आपस में बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा? केजिया से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। फिर भी तुम अभी मेरा गुड़िया घर देख सकती हो, अभी तुम्हें कोई नहीं देखेगा। मगर लिल ने और सख्ती से सर हिलाकर इनकार किया। क्या तुम नहीं देखना चाहती? केजिया ने पूछा। अचानक लिल को अपनी स्कर्ट पर हल्का सा झटका महसूस हुआ। एलिस की बड़ी बड़ी आंखें इल्तिजा कर रही थीं। एक लम्हे के लिए लिल ने उसे शक के साथ देखा। एलिस ने दूसरी बार उसका स्कर्ट खींचा और फिर तीनों चल पड़े। केजिया आगे चली। लिल और एलिस दो आवारा बिल्लियों की तरह चुपचाप पीछे पीछे गुड़िया घर के करीब पहुंची। देखो, यह है हमारा गुड़िया घर, केजिया ने ऐलान किया। लिल पर तो जैसे एक सख्ता सा तारी हो गया था। उसने ज़ोर से सांस ली। एलिस पत्थर बनी चुपचाप देखती रही। मैं इसे तुम्हारे लिए खोलती हूँ, केजिया ने नरमी से कहा। उसने हुक खोला और लिल अंदर देखने लगी। केजिया की आवाज़ उभरी। यह ड्राइंग रूम, वो डाइनिंग रूम और वो। केजिया, ओ केजिया, यह बेरिल चची की आवाज़ थी। तीनों फौरन मुड़े। दरवाजे पर बेरिल चची खड़ी उन सबको ऐसे घूर रही थीं जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा हो। तुमने इन चुड़ैलों को यहाँ तक लाने की हिम्मत कैसे की, केजिया? उनकी आवाज़ सर्द और खौफनाक थी। तुम्हें पता है कि तुम लोगों को इनसे बात तक करने की इजाज़त नहीं है।
अब बेरिल चची लिल और एलिस की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ीं। चल चल भाग फौरन, और दोबारा कभी इधर आने की कोशिश मत करना। उन्होंने दोनों को इस तरह हकाया जैसे ये चूजे हों। दोबारा हुक्म देने की ज़रूरत नहीं हुई। लिल और एलिस खामोशी से सफ़ेद फाटक पार कर गईं। बदमाश नाफरमान लड़की। बेरिल चची अब केजिया पे बरस पड़ी। उस दिन उनके पास एक धमकी आमेज खत आया था जिसकी वजह से वो तनाव में थीं। केजिया को डांट कर और लिल की बेइज्जती करने के बाद वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगी थीं। लिल और एलिस जब बहुत दूर निकल गईं तो सड़क के किनारे बने गंदे पानी के पाइप पर सुस्ताने बैठ गईं। लिल का मुंह अभी तक शर्म से लाल था। उसने अपनी बेढंगी टोपी सर से उतार कर घुटनों पर रख ली। खाबिदा अंदाज में दोनों ने दूर उस जगह को देखा जहां लीना लोगन की गायें बंधी हुई थीं। पता नहीं इस वक्त दोनों क्या सोच रही थीं। छोटी एलिस लिल से बिल्कुल चिपक कर बैठ गई। शायद अब वो उस बदमिजाज औरत को पूरी तरह भूल चुकी थी। उसने अपनी उंगली से लिल की टोपी पर लगे हुए पर को छुआ और कभी न मुस्कुराने वाली एलिस के होंठों पर नायाब मुस्कुराहट आई। मैंने छोटे से लैंप को देखा बहन। दोनों के बीच एक बार फिर खामोशी छा गई।